केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कल हमने पढ़ा था एम्पेरिकल फार्मूला। आपको याद होगा एम्पेरिकल फार्मूले में हमने कहा था 5 स्टेप्स हमें जो है वो होते हैं। और ये एम्पेरिकल फार्मूला दरअसल क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं या जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो किस रेशो से पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमें पता चलता है एम्पेरिकल फार्मूले के ज़रिए। और एम्पेरिकल फार्मूला बनाने के लिए 5 स्टेप्स जो है वो रहते हैं। पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, ये पता चलाते हैं कि कंपाउंड में एलिमेंट कौन सा है। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, ये पता चलाते हैं कि उन एलिमेंट्स के मासेस क्या हैं। तीसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, ये पता चलाते हैं कि वो जो मासेस हैं वो किस परसेंटेज में हैं। चौथे स्टेप में आप क्या करते हैं, मोल रेशो मालूम करते हैं, यानी हर परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, मोल रेशो आ जाता है। मोल रेशो के बाद आप उनके रेशो मालूम करने के लिए कि किस रेशो से मिल रहे हैं या नंबर ऑफ एटम मालूम करने के लिए सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड करते हैं। इस तरह आप पता चला लेते हैं कि किस रेशो के साथ हर एलिमेंट जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें एक अगला स्टेप भी होगा, यानी पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे वैसे ही जैसे हमने कल निकाला था, और उसके बाद फिर एक स्टेप और बढ़ाएंगे जिसमें हम एम्पेरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक सवाल हम कर रहे हैं, कल की क्लास थोड़ी सी रिपीट हो जाएगी। सवाल मैं यहाँ लिखता हूँ बोर्ड पर। जी, लिखा हुआ है 1.0 ग्राम of the sample of butane ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन फ्यूल एक हाइड्रोकार्बन का ईंधन है, वाज बर्न्ड उसको भी जलाया गया है इन ऑक्सीजन की मौजूदगी में। टू यील्ड उसमें से खारिज हुआ 3.03 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1.55 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, if molecular mass of compound is 58, find मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, 1 ग्राम आपके पास क्या था, सैंपल या नमूना है ब्यूटेन का। ब्यूटेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। सवाल से जाहिर हो गया कि इसमें 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। ठीक है, यानी जो पहला स्टेप था कि ये पता चलाएं कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसका अंदाज़ा आपको सवाल से हो गया। सवाल कह रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन है। आप समझ गए हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है।
फ्यूल वाज बर्न, उसको जलाया गया इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, टू यील्ड 3.03 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें से निकला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकला। जब आपने उसको जलाया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसमें से 3.03 ग्राम, और 1.55 ग्राम पानी निकला भाप की शक्ल में। अगर उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कंपाउंड का 58 हो, ये आपको अलग से बात दी गई है, तो बताइए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? कितने स्टेप होते हैं? पहला स्टेप क्या होता है? कौन कौन से एलिमेंट हैं? ये आपको पहले ही बता दिया कौन कौन से एलिमेंट हैं। कार्बन है और कौन सा है? हाइड्रोजन है। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरे स्टेप में हम मास ऑफ एलिमेंट निकालते हैं, यानी इसमें कार्बन कितना मौजूद है इस 1 ग्राम में, और इसमें हाइड्रोजन कितना है इस 1 ग्राम में। इज इट क्लियर? अच्छा, हमें मालूम जो दिया गया है वो क्या? इसको जलाने से 3.03 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है। इसकी मदद से हम लेंगे काम। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 44। इस 44 में कार्बन कितना होता है? 12। ये हमने कल बड़ी तफसील से इसको देखा था। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है? 12 ग्राम कार्बन होता है। तो हम इसकी रेशियो निकाल लेते हैं दो चीज़ों के दरमियान। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन। 44 ग्राम कार्बन अगर है तो उसमें कितना कार्बन होता है? अगर 3.03 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कितना कार्बन होगा, ये हम पता चला लें। ये बात समझ आ गई आपको? इसका मेथड क्या होता है? इसको भी नीचे से लिखें, इसको भी नीचे से, या यूँ भी कर सकते हैं 44/3.3 और 12/x, यूँ भी लिख सकते हैं या यूँ भी लिख सकते हैं। आज एक नया मेथड बताया था हमको, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 44 नीचे ले आए। तो समझ में आया? हाँ, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो ऐसा हो जाएगा, इन्वर्सली में नहीं होगा। मसला ये है फिर। तो मैं इसको यूँ लिखता हूँ, नीचे से ऊपर 3.03 इंटू 44 बराबर का निशान x इंटू 12। ये तो आप हमेशा कर सकते हैं, कोने वाले एक साथ, बीच वाले एक साथ। 3.03 इंटू 12 इज इक्वल टू 44 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3.03 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 44। कीजिए ज़रा इसको डिवाइड, क्या जवाब आया? आज तो मेरे पास भी है कैलकुलेटर। क्या? 0.826। इसका जवाब आ गया 0.826। हम कह रहे हैं कि ये जो 1 ग्राम जलाया, उस 1 ग्राम के अंदर निकला कितना जलकर? 3.03। अब ये कैसे हो गया? था वो 1 ग्राम, निकला कितना उसमें से? 3.03। बढ़ कैसे गया? ये हवा में जला है ना, ऑक्सीजन उसने एब्जॉर्ब की अपने साथ। अच्छा, इस 3.03 में कितना कार्बन था? 0.826। इज इट क्लियर? तो कार्बन की वैल्यू क्या आ गई? 0.826। अच्छा, ऑक्सीजन क्या होगा? सॉरी, हाइड्रोजन क्या होगा? क्या इसको कैलकुलेट करें या बस वैसे ही निकाल लें? 1 में से ही इसको माइनस कर दें, क्योंकि ये 1 ग्राम था। अगर 1 ग्राम के अंदर 0.826 ग्राम कार्बन हुआ तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए। 1 माइनस 0.826 क्या आ गया? 0.172 तकरीबन। तो हाइड्रोजन जो है वो, ये दो क्वांटिटीज़ हमने हासिल कर ली, कार्बन की और हाइड्रोजन की। ये बात समझ आ गई आपको? पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। उतार रहे हैं आप लोग साथ साथ?
तो मैं यहाँ पर दूसरे स्टेप का रिजल्ट जो है वो लिख देता हूँ। दूसरे स्टेप का रिजल्ट क्या निकला? कार्बन इसमें कितना निकला? 0.826 ग्राम, और हाइड्रोजन इसमें कितना निकला? 0.172 ग्राम। इसको 3 कर लें। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हम करेंगे तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं? परसेंटेज निकालते हैं कि कितने परसेंटेज बन रहा है। अब हम जा रहे हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। पहले किसकी निकालेंगे? कार्बन की, कि ये कितना परसेंट है। कैसे निकलेगी? नीचे क्या लिखेंगे? टोटल। टोटल कितना है? 1 ग्राम। उसमें से निकला कितना है कार्बन? 0.826। तो ये टोटल नीचे 1 लिखा और 0.826 ऊपर लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 100 से। तो क्या आया जवाब? 82.6। तो यहाँ से कार्बन की जो परसेंटेज निकली वो क्या निकली? 82.6%। अब किसकी परसेंटेज निकालेंगे? हाइड्रोजन की, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। टोटल कितना कंपाउंड था? 1 ग्राम। उसमें से हाइड्रोजन कितना निकला? 0.172। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या निकली? 17.3 लगभग %। ये हमारा दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यानी आपने हाइड्रोजन कितने % है उस कंपाउंड में ये निकाल लिया, और आपने ये निकाल लिया कि कार्बन उसमें कितने % है। ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो जवाब हम यहाँ लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन वो कितनी है? 82.6। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 17.3। ठीक है, 2 स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप हो गया। अब हम चौथा स्टेप क्या होता है? मोल रेशो। चौथे स्टेप में मालूम करते हैं मोल रेशो। स्टेप नंबर 4, मोल रेशो। मोल रेशो में आप कार्बन का मोल रेशो ऑफ कार्बन क्या होगा? कार्बन की परसेंटेज क्या आई थी? 82.6। वो आप लिखेंगे ऊपर। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। वो आप लिखेंगे नीचे। ठीक है, 16 नहीं होता, 12 होता। अच्छा, इसको ज़रा डिवाइड कीजिए, क्या जवाब आता है? 82.6 को 6.88 ये मोल रेशो आ गया कार्बन का। अब किसका मोल रेशो निकालना है? मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो परसेंटेज निकली थी वो 17.3, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 1। इसका जवाब क्या आ जाएगा? 17.3। ये आ गए मोल रेशो। आसान है, मुश्किल है? तो फाइनल जो हमारे पास बात आई वो ये आई कि कार्बन का जो मोल रेशो आ गया वो क्या आ गया? 6.88। और हाइड्रोजन का जो मोल रेशो आ गया वो क्या आ गया?
17.3. Is it clear? जी अब पांचवा स्टेप क्या है? सबसे छोटा कौन है दोनों में, उसे डिवाइड करेंगे। 6.88 छोटा है। पांचवा स्टेप हम इसी में कर दे रहे हैं, अलग से हेडिंग नहीं है। लिख लें आप स्टेप नंबर 5। कार्बन की क्वांटिटी मालूम करने के लिए कार्बन क्या है 6.88, इसको डिवाइड किससे करेंगे? इसी से करेंगे। ऐसा ही है। जवाब क्या आ गया? 1। और हाइड्रोजन कितना है ये मालूम करने के लिए हाइड्रोजन का मोल रेशियो क्या निकला था? 17.3। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 6.88 से। इसका जवाब क्या गया? 2.5। एग्जैक्ट 2.5 है, थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, तो अब पता चला कार्बन इसमें कितना है 1 और हाइड्रोजन इसमें कितना है 2.5। क्या? पांचवें स्टेप को कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स, पता चलाने कि कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स। 2 और 5 की रेशो बनी। तो अब आपके पास जो इंपेरिकल फार्मूला बना वो क्या बना? कार्बन इसमें 1 है और हाइड्रोजन इसमें 2.5 है। हाइड्रोजन इसमें कितना है? 2.5 है। तो आप ये देखें ना, 2.5 तो होता नहीं एटम। इसको पूरा करने के लिए इसको डबल करें, इसको भी डबल करें, ये क्या हो जाएगा? C2। और ये क्या हो जाएगा? 2.5 दूनी 5। तो आपके पास जो इंपेरिकल फार्मूला आ गया वही आ गया। इंपेरिकल फार्मूला आपके पास ये आ गया, C2H5। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, हमको सवाल के अंदर कहा था उसका क्या मालूम करें? मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही है। और उसका कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना दिया था? 58। ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास क्या निकलता है? इंपेरिकल मास बताइए। कार्बन 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 24 प्लस 5 कितने होते हैं? 29। ये आ गया इंपेरिकल मास, ठीक है, 29। अच्छा, अब आपको ये समझना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं? कौन सा स्टेप है ये? 6वां स्टेप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं N। और N क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास को आप डिवाइड करते हैं इंपेरिकल मास से। ये बात समझ में आ गई? मास से मास काट दूं? भाई ये वैल्यू रखनी है। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ आपको? 58। और इंपेरिकल मास कितना दिया हुआ आपको जो आपने निकाला है? 29। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे जवाब क्या आएगा? 2। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई? 2। जब आप n की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला।
यानी n की जगह मैं लिखूँ 2 और एम्पेरिकल फार्मूला क्या निकाला था C2H5, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 2 to the 4, 5 to the 10। ये आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मुश्किल है? ठीक है, तो 6 स्टेप हमने देखे। पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, ये पता चलाते हैं कौन से एलिमेंट है। नॉर्मली आपको सवाल में दे दिया जाता है। उसके बाद आप क्या पता चलाते हैं, हर एलिमेंट का मास क्या है। ये आपको थोड़ा मैथमेटिकली ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। उसके बाद आप पता चलाते हैं कि हर मास का परसेंटेज क्या बन रहा है कंपाउंड के अंदर। जब मास के परसेंटेज मालूम हो जाते हैं तो फिर क्या मालूम करते हैं, मोल रेशो। मोल रेशो का तरीका क्या है, परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से आप डिवाइड कर देते हैं तो मोल रेशो आ जाता है। मोल रेशो के बाद नंबर ऑफ एटम मालूम करने पड़ते हैं, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कितने हैं फार्मूले में। उसके लिए आप क्या करते हैं, तमाम मोल रेशोज में देखते हैं सबसे छोटा मोल रेशो कौन सा है, उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। उससे आपके पास आ जाता है हर एलिमेंट कितनी तादाद में अपने एटम शो करेगा एम्पेरिकल फार्मूला में। इस तरह आप एम्पेरिकल फार्मूला बना लेते हैं। हमारे इस सवाल में वैल्यू आई थी C1H2.5। तो ये जो 1 और 2.5 है, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको सही फिगर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसा होगा 3 से मल्टीप्लाई करना हो, बाज़ औक़ात ऐसा होगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये तकरीबन जो है वो एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे वैल्यू आ गई 2.37, तो आप इस 2.37 को 2.25 समझ लें। अब ये 0.25 है, ये 1 कब होगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस आपने ये अंदाज़ा करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चल गया ये वाली वैल्यू जो 2.37 थी वो भी तकरीबन आपने क्या मान ली, 2.25 मानी। और उसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 8 और वो 1 9। फिर हम बोलेंगे कार्बन 4 हो गए और हाइड्रोजन जो है वो 9 हो गए, अगर वहाँ होता 2.25 तो। ठीक है, इस तरह हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाता है। एम्पेरिकल फार्मूले के बाद हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास को ऊपर लिखते हैं, एम्पेरिकल मास को नीचे लिखते हैं, डिवाइड करते हैं तो आपके पास एन की वैल्यू होती है। वो एन की वैल्यू एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई होकर मॉलिक्यूलर फार्मूले में उसे कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है।